सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत हम 11 दिनों तक अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं और इसमें हमने एक एक वीडियो में एक पाठ को पूरी तरह से समझने का प्रयास किया, जिसमें सप्रसंग व्याख्या भी थी, पाठ का सार भी था, प्रश्न उत्तर भी थे, सब कुछ था। लेकिन अब समय आ चुका है पुनरावृत्ति का, क्योंकि वार्षिक परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो अब हम एक एक वीडियो में पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के 12वें दिन में हम काव्य खंड के सारे आधुनिक कवियों की कविताओं के प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे और उनके सांकेतिक बिंदुओं के रूप में उत्तर दिए गए हैं, ताकि आप मूल्य बिंदुओं को समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। मगर उससे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा सीबीएसई की परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति के उद्देश्य से जारी किए गए प्रश्न बैंक को उसी की सामग्री का उपयोग करते हुए यह वीडियो आप तक पहुंच रहा है। इसके लिए डीओई का बहुत बहुत आभार। और करते हैं काव्य खंड के पहले पाठ से, जो कि जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत है। इसमें पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत कविता के आधार पर लिखिए कि देवसेना के जीवन की विडंबना किसे कहा गया है और क्यों। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो प्रश्न जुड़े हैं, एक तो विडंबना किसे कहा गया और दूसरा उसका कारण पूछा गया। तो पहला विडंबना पर अगर हम बात करें, उचित समय पर स्कंदगुप्त के प्रेम को प्राप्त न कर पाना और देवसेना का जीवन भर संघर्ष करना, ये तो उसके जीवन की विडंबना थी। और कारण है स्कंदगुप्त को प्राप्त न कर पाना और राष्ट्र सेवा के व्रत को पूर्ण करने में असफल रहना। तो इस प्रकार दो मूल्य बिंदु देते ही ये 2 अंक का प्रश्न पूरा हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने निज दुर्बल पद बल उससे हारी होड़ लगाई, देवसेना का गीत से उद्धृत इस पंक्ति से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इससे एक तो शक्ति, सामर्थ्य और साधनों के सीमित होने पर भी परिस्थितियों से हार ना मानना और उनसे लड़ना, निरंतर संघर्ष करना, यह प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, देवसेना का गीत से उद्धृत मेरी करुणा हा हा खाती पंक्ति के संदर्भ में देवसेना की विरह वेदना को स्पष्ट कीजिए। तो उसमें क्या क्या बिंदु बनेंगे? स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम की आकांक्षा को पूरा ना हो पाना, प्रेम में असफलता जन्य निराशा व पीड़ा, जीवन रूपी संघर्ष में हार के कारण उसका करुणा से भर जाना और करुणा का यह चरम उसके लिए दुखदाई बन जाना, ये सारे बिंदु इसमें आएंगे। अगला है, देवसेना के जीवन संघर्ष को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें पहला बिंदु तो यही बनता है कि पिता व भाई की मृत्यु के पश्चात अपने राष्ट्र की चिंता उसे सता रही थी। दूसरा, हूणों से प्रतिशोध ना ले पा रही थी और प्रेम में असफलता मिली थी। आश्रम में जीवन व्यतीत करना पड़ा था, उसको अकेलापन सता रहा था और आशा विहीन तथा पश्चाताप से भरा उसका जीवन था। यहाँ पर ये 6 बिंदु हैं। आप कोई भी 2 बिंदु या तो विस्तार पूर्वक लिखिए या इसी प्रकार से इनमें से कोई भी 4 बिंदु लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, देवसेना के जीवन संघर्ष से आधुनिक स्त्री अपने जीवन संघर्ष की दिशा नहीं पा सकती है, कथन की सहमति में उचित तर्क लिखिए। तो देवसेना का जीवन प्रेम की विफलता के बाद पश्चाताप और रुदन के साथ भिक्षाटन में ही सीमित होकर रह गया। अगला, देवसेना अपनी संभावित सफलता के लिए पूर्णतः स्कंदगुप्त पर निर्भर हो गई और देवसेना का भावुकतापूर्ण जीवन था, प्रेम था और आधुनिक स्त्री की चुनौतियां देवसेना के जीवन से भिन्न है। देवसेना के त्याग और वैराग्य भरे जीवन से आधुनिक स्त्री का प्रेरणा ना ले पाना, तो इसी कारण से आधुनिक स्त्री अपने जीवन संघर्ष की दिशा देवसेना के जीवन संघर्ष से नहीं पा रही। अगला प्रश्न बनता है, देवसेना का गीत वेदना और निराशा के मनोभावों का एक चित्र है, कैसे। तो सांकेतिक मूल्य बिंदु इसमें कौन कौन से बनते हैं? प्रेम का प्रतिदान न मिलना, अंतहीन प्रतीक्षा करना, असमय बंधु बांधवों का विछो, विछो मतलब उनसे बिछुड़ जाना
और जीवन के अभिलाषाओं का अपूर्ण रह जाना और जीवन संध्या तक किसी भी सुख की प्राप्ति न हो पाना। अगला प्रश्न है, देवसेना का गीत कविता से उद्धृत मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई, पंक्तियों में आशा को बावली कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारण तो है कि जीवन के यथार्थ को ना समझने के कारण। दूसरा, स्कंदगुप्त को प्राप्त करने की आकांक्षा में जीवन भर भ्रम में रहने के कारण। तीसरा, निर्णय लेने की क्षमता के प्रभावित होने के कारण। अब हम बढ़ते हैं कार्नेलिया का गीत की ओर, जिसका प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की गौरव गाथा का वर्णन कीजिए। तो भारत की गौरव गाथा में प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन है, सांस्कृतिक सौंदर्य का भी। जैसे सबसे पहले सूरज की किरणों का भारत में सुदूर तक बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्फुटित होना और प्रसारित होना। प्रस्फुटित मतलब निकलना, प्रसारित मतलब फैलना, और रंग बिरंगे पक्षियों का आकाश में आनंद से उड़ना। ये तो हुआ प्रकृति से संबंधित। और सांस्कृतिक सौंदर्य में अनजान लोगों को भी आश्रय देना, दूसरों के दुख में उन्हें सहारा व शांति देना। इसी के साथ पहला पाठ पूरा हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जो कि है सरोज समृति कविता वाला। तो पहला प्रश्न इसमें बनता है, सरोज समृति कविता एक भाग्यहीन पिता के पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने की व्यथा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने के अपराध बोध से ग्रसित पिता की भावात्मक अभिव्यक्ति है ये। पिता के रूप में अपनी व्यथा और विवशता को व्यक्त करना, आजीवन अपने ही संघर्षों में लीन रहना, आर्थिक स्थिति और कुछ न कर पाने के कारण स्वयं को भाग्यहीन मानना, पुत्री का लालन पालन स्वयं न करके उसे ननिहाल छोड़ना और पुत्री की मृत्यु पर अपने सत्कर्मों से उसका तर्पण करना। अगला है, सरोज समृति कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष प्रकट हुआ है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो निराला के जीवन संघर्ष और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हमें इस कविता में मिलती है। जीवन भर के अभावों की पीड़ा का पता चलता है, पुत्री के लिए कुछ ना कर पाने की विवशतापूर्ण व्यथा का पता चलता है, और तात्कालिक सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष करने का भी पता चलता है। अगला प्रश्न, सरोज समृति कविता के आधार पर लिखिए कि सरोज का विवाह करते समय निराला को शकुंतला का स्मरण क्यों हो आया। तो इसका कारण था, एक तो दोनों ही मातृविहीन थे, दोनों का ही पालन पोषण और वैवाहिक रीतियों का निर्वहन पिता के द्वारा किया गया, इसी कारण से उन्हें यह स्मरण हो आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरोज समृति कवि का एक शोक गीत है, तर्कपूर्ण उत्तर से सिद्ध कीजिए। तो पत्नी और पुत्री दोनों के असामयिक निधन की व्यथा इसमें दिखाई देती है, यानी बिना समय के ही, पहले से ही, बहुत छोटी आयु में ही जब ये थी, तभी इसके जन्म के तुरंत बाद ही माता की मृत्यु हो गई थी। और पुत्री सरोज ने भी बहुत ही जल्दी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कुछ ना कर पाने की पीड़ा की अभिव्यक्ति, निराला के शोक संतप्त हृदय का मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी उद्गार, पत्नी और पुत्री के असामयिक निधन से आहत यानी पीड़ित, कुछ ना कर पाने की विवशता जन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति। तो इन सभी कारणों को देखते हुए हम इस गीत को शोक गीत कह सकते हैं। अगला प्रश्न, सरोज समृति कविता के आधार पर पुत्री के असमय देहांत के पश्चात कवि पिता की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। तो पिता एक तो शोक स्तंभ है, शोक संतप्त का मतलब है शोक में पीड़ित, शोक से व्याकुल। और अगला है स्मृति विलाप, यानी उसकी याद में वह विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है। सत्कर्मों द्वारा तर्पण, क्योंकि उनके पास आर्थिक तंगी थी, तो धन के अभाव में उन्होंने अपने सत्कर्मों से तर्पण किया था। कुछ न कर पाने का पश्चाताप, स्वयं को भाग्यहीन मानना, कर्म पर वज्रपात जैसी आशंका करना, और दुख की कथा मन में रखते हुए विह्वल होना, बहुत व्याकुल होना। अगला प्रश्न, मुझ भाग्यहीन की तू संबल
कवि स्वयं को भाग्यहीन क्यों कह रहा है, उसका संबल कौन है? तो उसने भाग्यहीन क्यों कहा? अभावों और संघर्षों से भरा जीवन होने के कारण, पत्नी और पुत्री की असामयिक मृत्यु होने के कारण और कुछ ना कर पाने की विवशता के कारण। और उसका संबल कौन था? उसकी पुत्री सरोज। अगला प्रश्न है, सरोज समृद्धि कविता में कवि स्वर्गीय प्रिया को क्यों और किस रूप में याद कर रहा है? तो विवाह के समय पुत्री के सौंदर्य में पत्नी के सौंदर्य की झलक उसे दिखाई दे रही थी, इसलिए याद कर रहा है। अपने युवावस्था के प्रेम का उसे स्मरण हो आया है और पत्नी के साथ अनुराग और श्रृंगार के गीतों का भी उसे स्मरण हो आया है। अगला, दुखी जीवन की कथा रही पंक्ति के आलोक में निराला जी के जीवन के दुखों का वर्णन कीजिए। तो आजीवन संघर्षरत रहा, अपनी पत्नी और पुत्री की असामयिक मृत्यु का दुख असहनीय रहा और आर्थिक अभाव में जीवन बिताया। पुत्री हेतु कर्तव्य पालन न कर पाने का दुख सदैव बना रहा। अगला प्रश्न है, कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण पंक्ति के संदर्भ में निराला जी की विवशता और पीड़ा का वर्णन कीजिए। तो निराला के शोक संतप्त हृदय का मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी उद्गार व्यक्त हुआ है। पुत्री के असामयिक निधन से वह आहत है, कुछ ना कर पाने की विवशता है, प्रायश्चित करते हुए अपने सभी कर्मों का सुफल पुत्री को अर्पित करके उसका तर्पण कर रहा है। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं पाठ 3 की ओर, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है, यह दीप अकेला। इसमें पहला प्रश्न, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा पंक्ति के संदर्भ में लघु मानव की विशेषता स्पष्ट कीजिए। यह दीप अकेला कविता की पंक्ति के संदर्भ में लघु मानव की विशेषता स्पष्ट करनी है। तो दीपक मानव का प्रतीकार्थ है। यहाँ पर दीपक को मनुष्य का प्रतीक माना गया और प्रत्येक मानव योग्यता और क्षमता से परिपूर्ण है, समाज का अंग होकर भी उसका अपना पृथक अस्तित्व है। लघु होने के बावजूद वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसीलिए इस पंक्ति को कहा गया है। अगला प्रश्न बनता है, यह दीप अकेला कविता के आधार पर लिखिए कि व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन से समाज किस प्रकार लाभान्वित होगा। तो इससे एक तो समाज का विकास होगा, क्योंकि अकेला सर्वगुण संपन्न व्यक्ति अकेला रहेगा तो समाज को कोई लाभ नहीं दे सकता, लेकिन यदि समाज में शामिल हो गया तो इससे समाज का विकास होगा, समाज और राष्ट्र मजबूत होंगे और आत्मबोध का विश्व बोध में रूपांतरण होगा, यानी व्यष्टि का समष्टि में विलय। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता में दीप को पनडुब्बा और समिधा कहकर किस सत्य से अवगत कराया है। तो दीपक व्यक्ति का प्रतीक है और पनडुब्बा जीवन की गहराई से सत्य रूपी मोती को खोजकर लाने वाला व्यक्ति है। समिधा समाज में चेतना और जागृति का संचार करने वाला व्यक्ति है, अर्थात हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व और उसके भीतर छिपी हुई संभावनाएं हैं। अगली कविता की ओर बढ़ेंगे, वह है मैंने देखा एक बूंद। इसमें पहला प्रश्न बनता है, एक बूंद कविता क्षण के महत्व को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कथन के आलोक में कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो इससे क्या क्या भाव निकलते हैं? एक तो जीवन की क्षण भंगुरता, और दूसरा प्रत्येक क्षण का महत्व, तीसरा विराट में समाहित छोटा कण भी स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण है, समुद्र से अलग हुई एक बूंद के रूप में व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व है। अगला प्रश्न, एक बूंद कविता में प्रयुक्त सागर और बूंद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बूंद के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो सागर समाज का यानी समष्टि का, बूंद व्यक्ति यानी व्यष्टि का प्रतीक, और बूंद का महत्व क्या है? जीवन की क्षण भंगुरता को दर्शाती है, प्रत्येक क्षण का महत्व बताती है, छोटा कण भी स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण होता है इस बात पर ध्यान दिलाती है, और समुद्र से अलग हुई एक बूंद के रूप में व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि है चौथे पाठ से, और चौथा पाठ केदारनाथ सिंह का बनारस कविता है। इस कविता में
जो पहला प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है वो है, जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। पंक्ति के संदर्भ में सुख भुगाने और पचखियां फेंकने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सुख भुगाने का अर्थ है जागृति, चेतना का संचार होना, नई उमंग और संकल्प से भर उठना। और पचखियां फेंकने का अर्थ है नीरसता, जड़ता का त्याग करना, अप्रस्तुत में भी अंकुरण की अभिलाषा करना। अगला प्रश्न, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। पंक्ति के संदर्भ में बनारस शहर के भरने और खाली होने से क्या अभिप्राय है? भरने का अभिप्राय है रोज लोगों का बनारस शहर में आना, मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां निवास करना। और खाली होने का अर्थ है प्रतिदिन लोगों का बनारस शहर से जाना, अंतहीन शवों को गंगा तट पर ले जाना, अर्थात जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलते रहना। अगला प्रश्न, बनारस कविता में प्रयुक्त धीरे धीरे विशेषण बनारस शहर की किस विशेषता को प्रकट करता है? तो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ यह शहर है, आधुनिकता की प्रतिस्पर्धा से मुक्त है और प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में अगाध विश्वास रखता है। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय से जुड़ा हुआ यह शहर है। अपने ढंग से अपनी गति से जीना इस शहर की विशेषता है। अगला प्रश्न, बनारस कविता के आधार पर बनारस शहर की धार्मिक पृष्ठभूमि और सामाजिक यथार्थ के एक एक बिंदु पर प्रकाश डालिए। तो धार्मिक पृष्ठभूमि की पहले बात करते हैं। श्रद्धा, भक्ति और विरक्ति का ये संगम है। यह आस्था का शहर है। काशी और गंगा मोक्षदायिनी माने जाते हैं। कर्म कांडों से यह संचालित होता है। और सामाजिक यथार्थ की जहाँ तक बात है, लोगों की भिखारियों के प्रति संवेदना और सहयोग यहाँ पर दिखाई देता है। प्रतिस्पर्धा से यह परे है। शहर का अपनी ही रो में रहना, ये यहाँ की सामाजिक सच्चाई है। अगले प्रश्न को देखेंगे। बनारस कविता में बनारस शहर अपनी संपूर्णता में उभरता है कैसे? उदाहरण लिखिए। बनारस के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चित्र भिखारियों से लेकर बंदरों और गंगा से लेकर मंदिरों के चित्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। बनारस के लोगों की जीवन शैली की झलक मिलती है। संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव पता चलता है और शहर की अपनी ही लय में होने का भी पता चलता है। बनारस में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का निरंतर आवागमन लगा रहता है। तो इसी कारण इस कविता में यह शहर अपनी संपूर्णता में नजर आता है। अगला प्रश्न, उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि बनारस कविता बनारस शहर के प्रति कवि के मोह की भी कविता है, मोह की भी अभिव्यक्ति है। तो इसके उत्तर में हम बता सकते हैं, बनारस की आध्यात्मिकता से कवि को प्रेम है, बनारस की परंपरा में विश्वास है, उसकी आध्यात्मिकता और आधुनिकता को अलग अलग दृष्टि से देखा गया है। बनारस की कमियों में भी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर नजर आती है। अगला प्रश्न, बनारस शहर का धार्मिक और ऐतिहासिक वातावरण वर्षों से वैसा का वैसा बना है। बनारस कविता के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बनारस गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। आधुनिकता के समाहार के बावजूद इस शहर की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता में कहीं कोई अंतर नहीं है। पुराने मूल्य, मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा और विश्वास सभी कुछ धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बनारस की प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता चिरस्थायी है, यानी हमेशा हमेशा के लिए बनी हुई है। आधुनिकता का उसके आध्यात्मिक स्वरूप की आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगला प्रश्न, जो है वहां खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। बनारस कविता से उद्धृत यह पंक्ति बनारस शहर की किस विशेषता की ओर संकेत करती है? तो बनारस शहर की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, विश्वास, भक्ति जनजीवन में समाहित है और आधुनिकता से मुक्त रहकर प्राचीनता, आध्यात्मिकता में संपूर्णता का अनुभव होता है।
अनुभव करता है ये शहर। इसी विशेषता की ओर ध्यान दिलाया गया है। अगला, बनारस में वसंत के आगमन का तरीका और प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो वसंत का यहाँ पर जो आगमन है वो अचानक ही हो जाता है। धूल भरी आंधी यहाँ पर चलती है। वातावरण में उल्लास व जागरण है। भिखारियों और बंदरों में आशा का भाव जागृत होता है। दिशा कविता में कोई ऐसा विशेष प्रश्न नहीं बनता, इसीलिए हम अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। रघुवीर सहाय का वसंत आया। इसका पहला प्रश्न, वसंत ऋतु के आगमन का कैलेंडर से पता लगना वर्तमान युग की किस विडंबना की ओर संकेत कर रहा है? वसंत आया कविता के संदर्भ में लिखिए। तो यहाँ पर मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट गया है, एक तो यह बताने का प्रयास किया गया है। ऋतु परिवर्तन का बोध अनुभव से नहीं बल्कि कैलेंडर से होता है। मनुष्य का प्रकृति सौंदर्य से निरपेक्ष भाव पता चलता है और उसका प्रकृति के साथ अंतरंग जो व्यवहार था वो भी अब टूट चुका है, तो उसकी अंतरंगता का अभाव आ गया है। ये सारी बातें हमें कैलेंडर से पता चलती हैं। यह वर्तमान युग की सबसे बड़ी विडंबना है। अगला प्रश्न, आज के मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। वसंत आया कविता के संदर्भ में इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आधुनिक जीवन की व्यस्त शैली में मनुष्य का प्रकृति से संबंध वाकई टूट गया है, क्योंकि हम अपनी ही दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति को देखने, उसको समझने, उसका आनंद लेने का हमें समय ही नहीं मिलता। सौंदर्य से निरपेक्ष रहते हैं, उसका प्रकृति के साथ अंतरंगता का अभाव हो गया है। ऋतु परिवर्तन का बोध अनुभव से नहीं बल्कि कैलेंडर से होता है। अगला प्रश्न, वसंत आया कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। इस कविता की मूल संवेदना है आधुनिक जीवन की व्यस्त शैली में मनुष्य का प्रकृति सौंदर्य से निरपेक्ष रहना, उसका प्रकृति के साथ अंतरंगता का अभाव, ऋतु परिवर्तन का बोध अनुभव से नहीं अपितु कैलेंडर से होना। अगला प्रश्न, वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन वसंत आया कविता के आधार पर कीजिए। यहाँ पर क्या क्या होता है वसंत आने पर? कि हवा में गर्माहट हो जाती है, पत्ते झड़ने लगते हैं, सूख कर चरमराने लगते हैं, चिड़ियों की कूक की आवाज आने लगती है, वृक्षों में कोपलें फूटती हैं, आम पर बोर आ जाता है, ढाक या टेसू या प्लाश कुछ भी कहें, ढाक के जो फूल हैं वो खिलने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है और भंवरे गुंजार करने लगते हैं। अगला प्रश्न, महानगरीय जीवन में मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है, इस बात को वसंत आया कविता किस प्रकार रेखांकित करती है? वसंत आने पर यहाँ बताया गया कि ऋतु परिवर्तन का बोध अनुभव की बजाय कैलेंडर से होता है। प्रकृति से नाता टूट गया है और प्रकृति के साथ अंतरंगता का अभाव हो गया है। अगला, वसंत आया कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मनुष्य का प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूतियों से आज का मनुष्य जो है वो वंचित है। तो एक तो वसंत ऋतु के परिवर्तन को अनुभूत न कर पाना, प्राकृतिक परिवर्तनों को दफ्तर की छुट्टी या कैलेंडर के माध्यम से जानना, प्राकृतिक उपादानों से अपरिचित रहना। तो ये तो थे वसंत आया कविता की, लेकिन इसी कवि की ही एक अन्य कविता भी तो है, तोड़ो। उसका पहला प्रश्न देखिए, तोड़ो कविता का कवि सृजन का आकांक्षीय विध्वंस का नहीं, सिद्ध कीजिए। तो तोड़ो के मूल में भी सृजन है। ये कविता विध्वंस के लिए नहीं अपितु नवनिर्माण के लिए प्रेरणा देती है और मन की बंजर प्रकृति यानी ऊब और खींच को तोड़ने की बात करती है, क्योंकि वह सृजन में बाधक है। अगला प्रश्न, तोड़ो कविता का कवि क्या तोड़ने की बात करता है और क्यों? तो पहले हम बात करेंगे क्या तोड़ने की और फिर क्यों तोड़ने की। तो क्या में समाज में व्याप्त रूढ़ियां, अंधविश्वास, झूठे बंधनों को तोड़ने की बात करता है। मन में व्याप्त ऊब और खींच को तोड़ने की बात करता है। और क्यों? क्योंकि सृजन के लिए भीतरी और बाहरी बाधाओं को तोड़ना आवश्यक है। भीतरी बाधाओं से मतलब हमारे मन में व्याप्त ऊब खींच और बाहरी
जो बाधाएं हैं वो कौन सी हैं? रूढ़ियाँ, इन्हें तोड़ना आवश्यक है। अगला प्रश्न, तोड़ो कविता के संदर्भ में लिखिए कि जोड़ने से पूर्व तोड़ने की क्रिया क्यों आवश्यक है। जमीन में गुड़ाई करके बीजारोपण करने से पूर्व पथरीली जमीन को उपजाऊ खेत में बदलने के लिए पत्थरों चट्टानों को तोड़ना आवश्यक होता है, तभी बीज का पोषण संभव है। इसी प्रकार मन में भावों और विचारों के पोषण के लिए झुंझलाहट होती है, तो इसीलिए झुंझलाहट को, चिड़न को, कुड़न को, इन सभी विकारों को दूर करना आवश्यक है। अगर हमने इन्हें दूर कर लिया तभी हम सृजन कर सकते हैं। तो ये अलग बिंदु नहीं है, केवल एक ये और एक ये, दो ही बिंदु यहाँ पर बनते हैं। अगला प्रश्न, तोड़ो कविता में विध्वंस की नहीं बल्कि सृजन की प्रेरणा दी गई है, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो तोड़ो के माध्यम से नवनिर्माण की प्रेरणा दी गई। तोड़ो के मूल में ही सृजन है। सृजन के लिए मन की ऊब, खीज और जड़ता को तोड़ना जरूरी है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करना जरूरी है। अगला प्रश्न, तोड़ो कविता का कवि किन झूठे बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है, उसने धरती के प्रति कैसे भाव व्यक्त किए हैं। तो एक तो समाज के झूठे बंधनों को, कुरीतियों, रूढ़ियों के बंधन तोड़ने की बात करता है, और धरती में उर्वरता, कोमलता और रस का भाव है, इस बात को कवि दर्शाता है। इसी के साथ ही अंतरा भाग 2 के आधुनिक कवियों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और प्राचीन कवियों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो के अंत तक साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।